तो आज का हमारा पार्ट रहेगा विद्यालय प्रबंधन समितियाँ। तो इनको मैं एक बार रीडिंग करूँगी और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जैसे ये डायग्राम वगैरह ऐसे शॉर्ट नोट्स हैं उनको मैं डीपली समझा दूँगी, पर इनको मैं एक बार रीडिंग करूँगी, आप समझ लेना अच्छे से। राज्य सरकार ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों व माध्यमिक विद्यालयों में पंजीकृत विद्यालय विकास कोष एवं प्रबंध समिति STMC का गठन 22 अप्रैल 1999 को किया गया, लेकिन बाद में प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों कक्षा 1 से 8 तक में अलग से 10 मई 2011 को विद्यालय प्रबंधन समिति SMC के गठन को मंजूरी दी। SMC जो है कक्षा में प्रारंभिक शिक्षा के लिए होता है, यानी कि विद्यालय या तो 1 से 5 हो या 1 से 8वीं तक हो या 6ठी से 8वीं तक हो। तो जो 8वीं तक होता है जो प्रारंभिक विद्यालय होता है, प्रारंभिक विद्यालय में SMC होता है, और जो STMC होता है वो 9वीं से 10वीं हो, 11वीं से 12वीं हो या 9वीं से 12वीं तक हो। इन स्कूलों में कौन होता है? STMC होता है। जो SMC में जो सदस्य होते हैं वो 16 होते हैं, STMC में जो सदस्य होते हैं वो 23 होते हैं। अब SMC की स्थापना कब हुई? तो 10 मई 2011 को हुई। कक्षा 1 से 8 तक है। अध्यक्ष इसमें अभिभावक होता है, यानी कि माता पिता वगैरह कुछ भी। सचिव होता है प्रधानाचार्य, संस्था प्रधान के, आयु 6 से 14 वर्ष। STMC की स्थापना होती है 22 अप्रैल 1999 को, यानी कि 22 यहाँ पे 99 है तो 22 अप्रैल 1999 को। तो स्थापना कब होती है? 22 अप्रैल 1999 को होती है। और SMC की स्थापना कब होती है? 10, यहाँ पर भी 2011 हो जाएगा, तो ये 10 का यहाँ पर 20 और यहाँ से एक इससे ज़्यादा लगा दो, यानी कि 11, तो 10 मई। ये मई के महीने में है और ये अप्रैल के महीने में, ये याद रखना है इनको। तो ये कक्षा 9वीं से 12वीं तक है। इसमें अध्यक्ष प्रधानाचार्य संस्था प्रधान होते हैं, सचिव होते हैं कौन? अभिभावक होते हैं। और आप इसमें बताना सचिव कौन होता है। आयु होती है 14 से 18 वर्ष। नोट: आदर्श विद्यालय योजना समन्वित विद्यालय योजना के अंतर्गत जारी आदेश दिनांक 21 जनवरी 2015 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में 2 प्रकार की प्रबंध समितियां होनी चाहिए। एक विद्यालय प्रबंध समिति यानी कि SMC कक्षा 1 से 8 तक, विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति 9वीं से 12वीं तक। दोनों ही समितियों का संचालन अध्यक्ष व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों के द्वारा किया जाएगा। तब बैंक के लेन देन के लिए दोनों के हस्ताक्षरों का प्रावधान। SMC का गठन कब हुआ? 10 मई 2011 को हुआ। प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड है, कक्षा 1 से 8वीं तक है और आयु 6 से 14 वर्ष है। समसा के तहत है। किसके तहत बना? समसा के तहत बना है। ये समसा के तहत बना है। प्रावधान RT एक्ट 2009 के चैप्टर 4 के धारा 21 में है और RT 2011 के चैप्टर 2 के धारा 3 और 4 में है। तो 9 की धारा कौन सी में? 21 में, और 2011 के RT में कौन सी धारा में है? 3 और 4 में। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के 2 भाग हैं, साधारण सभा, कार्यकारिणी समिति। जो SMC है ना, SMC उसके 2 भाग हैं, एक तो साधारण सभा, एक कार्यकारिणी समिति। साधारण सभा में विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता या संरक्षक या समस्त अध्यापक, संबंधित कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले सभी जनप्रतिनिधि क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं। जबकि कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित मनोनीत सदस्य होते हैं। कार्यकारिणी में कैसे होते हैं? निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं केवल। और इसमें कौन से होते हैं? अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता होंगे, संरक्षक होंगे, समस्त अध्यापक होंगे, संबंधित कार्यक्षेत्र में निवास करने वाले सभी जनप्रतिनिधि क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। इनके सदस्य क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, कोई फिक्स नहीं होते। जबकि कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य होते हैं वो निश्चित होते हैं, यानी कि इसमें होते हैं 16 सदस्य होते हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था कि SMC के सदस्य 16 होते हैं। 16 में भी कौन से होते हैं? तो कार्यकारिणी समिति के होते हैं। और जो साधारण सभा होती है उनके सदस्य अनिश्चित होते हैं। अभी देख लेना, आगे आएगा तब। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य क्या है? क्यों इसको गठित किया गया? क्यों इसकी रचना की गई? मतलब इसका प्रबंधन क्यों किया गया? तो विद्यालय के क्रियाकलापों कार्यकारणों को मॉनिटर करना, विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण, स्वीकृति विकास कोष बनाना, संबंधित विद्यालय का एक परिचालन कोष बनाना जिसमें राज्य के सहायता अन्य माध्यमों से वेतन आवश्यक परिचालन समस्त वहन किया जा सके, भवन निर्माण, रख रखाव, ट्रांसपोर्ट, वाउचर योजना, उपकरण वगैरह प्रावधानों से निर्माण विकास कार्य करवाना, संस्था की समिति को बेहतर उपयोग व बेहतर विकास करना। साधारण सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत जो साधारण सभा के सदस्य होते हैं, संबंधित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता, संरक्षक माता पिता दोनों के जीवित न होने की स्थिति में कौन होंगे? संरक्षक होंगे। जो भी जिसके भी संरक्षक जिसके भी पास में रहते हैं बच्चे, संबंधित विद्यालय का सभी संबंधित विद्यालय के सभी अध्यापक होंगे। यहाँ के सभी अध्यापक
प्रबोधक, संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच, नगरपालिका अध्यक्ष, संबंधित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त जिला परिषद सदस्य, नगरपालिका पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच, समिति की कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित मनोनीत से सदस्य जो उपर्युक्त में शामिल नहीं हो। अब देखो साधारण सभा समिति की जो कार्यकारिणी समिति है ना, मतलब कार्यकारिणी जो एसएमसी की जो दो एसएमसी की समिति में दो हैं, एक तो साधारण और कार्यकारिणी। तो कार्यकारिणी समिति में निर्वाचित मनोनीत होते हैं शेष जो सदस्य उपयुक्त में शामिल नहीं होते वो इसमें ही होते हैं कार्यकारिणी समिति। साधारण सभा समिति के उपनियम संख्या 4 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे। समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव साधारण सभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। सदस्यों का वर्गीकरण समिति के सभी सदस्य साधारण सदस्य होंगे। सदस्यों के द्वारा चंदा व शुल्क साधारण सभा के सदस्यों के द्वारा कोई शुल्क व चंदा प्रारंभ से अनिवार्य नहीं होगा। सदस्य स्वेच्छा से चंदा दे सकेंगे। समिति की साधारण सभा 2/3 बहुमत से वार्षिक सदस्यता शुल्क तय कर सकेगी। सदस्यता की समाप्ति कैसे होगी? तो साधारण सभा के सदस्यों की समेतता जो साधारण सभा के सदस्यों की सदस्यता है निम्न सिचुएशन में स्वतः है, यानी कि अपने आप समाप्त हो जाएगी। मृत्यु होने पर या त्यागपत्र देने पर या निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचित नहीं रहने पर या विद्यार्थी के विद्यालय छोड़ देने पर उसके माता पिता या संरक्षक की सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। पदेन सदस्य के पद पर नहीं रहने पर एसएमसी का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, जिसकी स्थापना 10 मई 2011 को हुई। इसमें 2 समितियां होती हैं। एसएमसी के 2 पार्ट हैं, यानी कि साधारण समिति होती है, कार्यकारिणी समिति होती है। साधारण सभा की समिति के जो मेंबर्स होते हैं वो अनिश्चित होते हैं। कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य होते हैं वो 16 होते हैं। सदस्य जो अनिश्चित होते हैं और इसमें बैठक 3 होती है, यानी कि प्रत्येक 3 माह में बैठक होती है। वर्ष में 3 बैठक होती है, प्रत्येक 3 माह में। गणपूर्ति 1/4 है। और कार्यकारिणी समिति के सदस्य 16 होते हैं। बैठक 11 होती है। प्रतिमा आवश्यक होती है। बैठक कितनी होती है? तो 11 बैठक होती है। इसमें 3 बैठक होती है और इसमें 11 बैठक होती है। ये प्रत्येक 3 माह में होती है। ये प्रतिमा अमावस्या होती है। अगर अमावस्या के दिन संडे हो तो उसके अगले दिन होगी। गणपूर्ति 1/3 है। और इसका जो है ना एसएमसी का वो 2 कोष होते हैं। एक तो विकास कोष होते हैं, एक तो विकास कोष होता है, एक परिचालन कोष होता है। बैंक में खाता होता है दोनों का। तो राष्ट्रीय सहकारी समिति के थ्रू होता है ये। और बैंक से आहरण, यानी कि बैंक से अगर बजट निकालना है तो वहाँ पर अध्यक्ष प्लस सदस्य दोनों के क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। अध्यक्ष और सदस्य सबके क्या होंगे? हस्ताक्षर होंगे। अब होता है साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य क्या है? तो विद्यालय के परिचालन मद में आय व्यय में अंतर होने पर संरक्षक को सामान्य जनता अन्य दानदाताओं से आर्थिक सहायता दान प्राप्त करने हेतु कार्यकारिणी समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार विमर्श एवं निर्णय। विद्यालय के विकास हेतु आवश्यक विकास राशि के इकट्ठा करने पर विचार विमर्श व डिसीजन। कार्यकारिणी समिति के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। साधारण सभा में निर्णय प्रथमतः सर्वसम्मति से व सर्वसम्मति से नहीं होने पर बहुमत से लिए जाएंगे। साधारण सभा की बैठकें साधारण सभा के वर्ष में प्रत्येक वर्ष जुलाई से मार्च तक 3 बैठकें अर्थात 3 माह में 1 बैठक अनिवार्य होगी, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बैठक अध्यक्ष, सदस्य, सचिव के द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है। साधारण सभा की बैठक का कोरम कम से कम साधारण सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 25% होगा। बैठक की सूचना 4 दिन पहले या अति आवश्यक बैठक की कोई इमरजेंसी कोई बैठक है सूचना है तो उसके 2 दिन पहले दिया जाना आवश्यक है। कोरम के अभाव में अगर कोरम नहीं होता है तो उसके अभाव में स्थगित बैठक पुनः 7 दिन के पश्चात उसी निर्धारित स्थान समय पर आयोजित की जाएगी। स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेंडा में थे। समिति की कार्यकारिणी समिति के कार्यों की सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति की एक 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होगी, यानी कि कार्यकारिणी समिति की कितने सदस्य होगी? 16 सदस्यों की। अब पढ़ेंगे हम कार्यकारिणी समिति, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति पढ़ेंगे। न्यूनतम 3/4 सदस्य होते हैं। 75% 3/4 कितना? 75% माता पिता या संरक्षकों में से होंगे। अधिकतम 4 सदस्य पदेन और मनोनीत होंगे, अन्य व्यक्ति होंगे। कार्यकारिणी के सदस्यों में 50% महिलाएं, अर्थात कम से कम 8 महिलाएं आवश्यक रूप से होंगी, यानी कि टोटल मेंबर 16 होंगे तो उनमें से 8 महिलाएं होंगी। जिसके पदाधिकारी एवं सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन नियम 12 के सारणी के अनुसार किया जाएगा। कार्यकारिणी की समिति में माता पिता या संरक्षक सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में नामांकन प्रक्रिया होने पर 14 अगस्त से पूर्व साधारण सभा के द्वारा किया जाएगा। कार्यकारिणी समिति के अन्य पदाधिकारी निम्न होंगे। एसएमसी के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए समिति की एक 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति होती है, जिसके निम्न पदाधिकारी होते हैं। अध्यक्ष समिति की साधारण सभा के द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के द्वारा क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। उपाध्यक्ष समिति की साधारण सभा के द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का द्वारा निर्वाचित। अब होते हैं सदस्य 11 कौन कौन होते हैं? तो साधारण सभा के द्वारा माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से कार्यकारिणी समिति हेतु निर्वाचित 11 सदस्य, जिनमें से कम 6 महिलाएं, 1 अनुसूचित जाति व 1 अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड हो।
पदेन सदस्य कितने होते हैं? पदेन सदस्य एक होगा। ग्राम पंचायत नगर पालिका की जिस वार्ड में विद्यालय स्थित है उस वार्ड का वार्ड पंच या पार्षद। पदेन सदस्य सचिव होगा, तो प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापक के न होने पर वरिष्ठ अध्यापक प्रबोधक पदेन सदस्य सचिव हो सकता है। निर्वाचित अध्यापक विद्यालय के अध्यापकों के द्वारा समिति हेतु निर्वाचित एक अन्य महिला अध्यापक प्रबोधक यदि उपलब्ध हो तो, अन्यथा पुरुष अध्यापक प्रबोधक। मनोनीत सदस्य दो होंगे। विद्यालय परिक्षेत्र के विधानसभा सदस्य के द्वारा नामित ऐसे दो व्यक्ति जिसमें कम से कम एक महिला हो तथा एक माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से हो जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु राजस्व ग्राम शहरी क्षेत्र हेतु वार्ड का निवासी हो जिसमें विद्यालय स्थित हो, अथवा समिति के माता पिता संरक्षक सदस्यों के द्वारा मनोनीत स्थानीय शिक्षा शास्त्री अथवा विद्यालय का बालक मनोनयन में प्रथम प्राथमिकता विधानसभा सदस्य के द्वारा नामित व्यक्ति को दी जाए। लेकिन मनोनयन से पूर्व विधानसभा सदस्य के द्वारा नामित व्यक्तियों की उनसे लिखित में स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा। मनोनयन में द्वितीय प्राथमिकता विद्यालय परिक्षेत्र के निवासी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को दी जाए। दो हो गए पदेन सदस्य सचिव, दो होंगे एक होगा निर्वाचित और दो होंगे मनोनीत। कुल टोटल मेंबर्स कितने होंगे? टोटल मेंबर्स होंगे 16। कार्यकारिणी समिति में महिला सदस्यों का निर्वाचन मनोनयन इस प्रकार किया जाएगा जिससे कि समिति में कम से कम 8 महिलाएं आवश्यक रूप से रहे। कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होगा? तो कार्यकारिणी समिति अपने अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव कार्यकारिणी समिति हेतु साधारण सभा के द्वारा निर्वाचित माता पिता या संरक्षक सदस्यों में से करेगी। निर्वाचित अध्यक्ष उपाध्यक्ष समिति की साधारण सभा के भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल 2 वर्ष अथवा तब तक रहेगा जब तक कि कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहे, दोनों में से जो भी कम हो। कार्यकारिणी समिति के पदाधिकारी के अधिकार व कर्तव्य के अध्यक्ष कार्य वगैरह ये तो आते हैं, सब बैठ के बुलाना, बराबर मत आने पर निर्णय सदा अध्यक्षता करना वगैरह ये तो है। उपाध्यक्ष के कार्य भी ऐसे हो जाएंगे। सचिव के कार्य भी जैसे आओ तो बैठक में आना, आउट करना, इनकी तैयारियां वगैरह करना, अतिरिक्त मामलों पर समिति की ओर से रिकॉर्ड वगैरह। कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल कार्यकारिणी के मनोनीत निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष या उस समय तक रहेगा जिस समय तक वे समिति के निर्वाचित मनोनीत सदस्य रहेंगे, 2 वर्ष तक रहेंगे। कार्यकारिणी समिति की बैठक के प्रत्येक माह अमावस्या के दिन आयोजित की जाएगी और अमावस्या के दिन अवकाश होने पर बैठक अगले कार्य दिवस को की जाएगी। सदस्य सचिव अध्यक्ष से विचार विमर्श कर समिति की बैठक का समय व स्थान निर्धारित करेगा। सदस्य सचिव कम से कम 4 दिन पहले बैठक की लिखित सूचना में बैठक में विचारार्थ रखे जाने पर बिंदुओं की सूची के साथ सभी सदस्यों को भेजेगा। और अगर अति आवश्यक बैठक है, इमरजेंसी बैठक है, तो उसमें 2 दिन पहले सूचना दी जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को किसी भी एक समय समिति की बैठक बुलवाने का निर्देश देने का अधिकार होगा जिसकी अनुपालना अध्यक्ष सदस्य सचिव के द्वारा अगले सप्ताह में करना अनिवार्य होगी। विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन संचालन संबंधी विवादों को निपटाने के लिए ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी व ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रकरण रेफर किए जाने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा उत्तरदायी अधिकृत होगा। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा का निर्णय अंतिम होगा। कोरम गणपूर्ति कार्यकारिणी समिति की कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 यानी कि 33% से अधिक सदस्यों में से उपस्थिति आवश्यक होगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अपनाई जाने वाली कार्यविधि क्या है कि दोनों की अनुपस्थिति में समिति का कोई अन्य माता पिता या सदस्य सचिव अध्यक्षता हेतु चुना जाए, जिससे ऐसा करने के लिए बाकी उपस्थित सदस्य चुने। एजेंडा बिंदु मुद्दों पर निर्णय की विधि सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर। वोटिंग की विधि क्या है? समान अधिकार प्राप्त हो वोटिंग हाथ खड़ा करी जाएगी, परंतु समिति किसी अन्य विधि से भी चुनाव कर सकती है। सदस्यता वैसे ही समाप्त होगी जैसे पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष या अथवा संबंधित सदस्यों के कार्यकारिणी समिति का सदस्य रहने तक ही होगा, दोनों में से जो भी पहले हो। कार्यकारिणी समिति के सदस्यों की सदस्यता अपने आप हो जाएगी समाप्त यदि सदस्य समिति की 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहेंगे तो अपने आप हो जाएगी। समिति के अंतर्गत आने वाले किसी मुद्दे से संबंधित भ्रष्टाचार में लिप्त हो या संतान या उस विद्यालय का विद्यार्थी उस विद्यालय में नहीं पढ़ा हो तो ये सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। कानून के द्वारा दोषी ठहराया गया हो। रिक्त पदों को किसे भरेंगे? तो किसी सदस्य का कार्यकाल उसके द्वारा धारित पद रिक्त होने के कारण समाप्त हो जावे तो रिक्त होने वाले पद को समिति के द्वारा उप नियमों का पालन करते हुए भरा जाएगा। सदस्यता समाप्त होने के कारण रिक्त हुए पद पर निर्वाचित मनोनीत सदस्य का कार्य उस सदस्य के बचे हुए कार्यकाल को जितना ही होना तथा निर्वाचन मनोनयन उस वर्ग से पहले ही किया जाएगा जिस वर्ग का पद रिक्त हो। समिति का कोष समिति के द्वारा विकास कोष और परिचालन कोष अलग अलग निम्न प्रकार से संचित किए जाएंगे। विकास कोष राज्य सरकार केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि, अभिभावकों नागरिकों से विकास कोष हेतु प्राप्त अनुदान व सहायता व अन्य पूंजीगत प्रकृति की आय, सक्षम अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी संस्था निकाय अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त सहायता अनुदान। यदि विकास कोष में योगदान सामग्री के रूप में प्राप्त होता है तो उसके अनुमानित मूल्य का हिसाब भी लेखों में रखा जाएगा। सामग्री की स्टॉक एंट्री स्टॉक रजिस्टर में की जाएगी यानी कि उपस्थिति। परिचालन कोष चंदा अन्य पूंजीगत प्राप्तियां उक्त प्रकार से दोनों कोषों की संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत अथवा सहकारी बैंक में समिति के नाम से खोले गए खाते में रखी जाएगी। एवं लेखा जोखा एक ही रोकड़ बही के माध्यम से संधारित किया जाएगा। अध्यक्ष व सदस्य सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन देन संभव होगा। एसएमसी की बैठकों में प्रत्येक खर्चे व आय के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। आय व्यय का अनुमोदन किया जाएगा। एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के 16 सदस्य होते हैं, 2 पदेन होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं, 1 निर्वाचित होता है और 11 सदस्य और होते हैं। तो 3/4 75% क्या होंगे? अभिभावक होंगे और कम से कम 8 महिलाएं होंगी। तो देखो अब शॉर्ट हैं बिल्कुल
ये इनमें से फुटअप होकर आएगा। जो हमने जो पूरी थ्योरी पढ़ी है उनके बिल्कुल ये बिल्कुल शॉर्ट है। अगर इनको समझ लिया तो बस पूरी एसएमसी एसटीएमसी समझ में आ जाएगा। एसएमसी की स्थापना कब हुई? 10 मई 2011 को। एसटीएमसी की स्थापना कब हुई? 22 अप्रैल 1999 की। 2 समितियां हैं, साधारण समिति, कार्यकारिणी समिति। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा आएगी साधारण समिति में, कार्यकारिणी समिति में प्रारंभिक शिक्षा। जबकि कार्यकारिणी समिति जो एसटीएमसी की कार्यकारिणी समिति उसमें है माध्यमिक शिक्षा। कक्षा 1 से 8 तक है एसएमसी, दोनों ही कक्षा 1 से 8 तक है। और जो एसटीएमसी है कक्षा 9 से 12वीं है। अभियान समसा के तहत पोर्टल कौन सा? एकीकृत साला दर्पण है, एकीकृत साला दर्पण है। प्रावधान आरटी एक्ट 2009 की धारा यानी कि चैप्टर 4 की धारा 21 है। और आरटी एक्ट 2011 की धारा कौन सी? चैप्टर 2 के 3 व 4 में ही। किसका गठन है? एसएमसी का गठन है, इसका नहीं, एसएमसी का गठन है। तो आरटी 2009 की धारा 21 में और आरटी 2011 की धारा 3 व 4 में। सदस्य जो साधारण सभा है एसएमसी की, जो साधारण सभा उसके सदस्य अनिश्चित होंगे तथा जो एसएमसी की कार्यकारिणी समिति है उसके सदस्य 16 होंगे, जिनमें से 8 महिलाएं होगी या 50% महिलाएं होगी। जबकि एसटीएमसी हैं, एसटीएमसी के जो टोटल मेंबर्स होंगे वो 23 होंगे। अध्यक्ष साधारण समिति के अध्यक्ष अभिभावक होंगे, कार्यकारिणी समिति के अभिभावक होंगे। जबकि एसटीएमसी का जो अध्यक्ष होगा वो प्रधानाचार्य होगा। अध्यक्ष साधारण समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष साधारण समिति का उपाध्यक्ष अभिभावक होगा तथा एसटीएमसी का भी वरिष्ठ अध्यापक होगा। उपाध्यक्ष कौन होगा? वरिष्ठ अध्यापक। सचिव कौन होगा? एसएमसी के सचिव होंगे प्रधानाध्यापक। और यहाँ पर एसटीएमसी के जो सचिव होंगे अभिभावक होंगे। बैठक प्रति 3 माह में एक बार होगी, प्रति 3 माह में एक बार होगी बैठक। और यहाँ पर जो है ना कार्यकारिणी समिति, एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की जो बैठक होगी प्रति माह अमावस्या को होगी और एसटीएमसी की कार्यकारिणी समिति प्रति माह अमावस्या को होगी। यहाँ पर जो गणपूर्ति है ना साधारण समिति को 1/4 है और एसएमसी की जो कार्यकारिणी समिति उसकी गणपूर्ति 1/3 है तथा एसटीएमसी की कार्यकारिणी समिति की 1/2 है। कार्यकाल 2 वर्ष। तो इस प्रकार से पूरा अगर अच्छे से देख लेना, इसको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा और इसको 3-4 बार अच्छे से दिमाग में फिट कर लेना। इनमें से ही क्वेश्चन पुटअप होकर आएंगे और बस इनको 2-4 बार पढ़ोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएगा। एक दिन में नहीं होता, दूसरे दिन पढ़ो, तीसरे दिन पढ़ो, लगातार 3-4 दिन सुबह उठकर बस एक बार नज़र फेर लो, अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज का जो यह शैक्षिक परिदृश्य में है विद्यालय प्रबंधन समिति वो कंप्लीट होता है। कल हमने क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत स्किनर पढ़ा है। संयुक्त अनुबंधन सिद्धांत। संयुक्त अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक है एडविन गुथ्री। उत्तेजना और अनुक्रिया पर बल दिया, प्रयोग खरगोश पर किया। प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहते हैं इसको। उद्दीपक व अनुक्रिया के मध्य समयता के आधार पर सीखना एक ही प्रयास का परिणाम माना। एकल प्रयास सिद्धांत कहते हैं इसको। सीखना अनुक्रिया की उत्तेजकों की तरफ प्रतिक्रिया। H1, H2, H3 उत्तेजक है। प्रयोग किया 3 साल के पीटर बालक पर किया। पहले खरगोश पर किया, फिर पीटर बालक पर भी इन्होंने प्रयोग किया। तो आप हमसे बताना कि खरगोश पर किया या पीटर बालक पर। तो दोनों अगर ऑप्शन में नहीं आएगा, एक आएगा ऑप्शन में, तो पहले या तो खरगोश आएगा या पीटर बालक आएगा। तो पहले पीटर उत्तेजकों के विशेष गुट जोन्स व पसंद वाले भोजन के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न की अनुबंधन की क्रिया के द्वारा एक नए उत्तेजक खरगोश की तरफ प्रतिस्थापित हो गई। यानी जो बालक पीटर था, उत्तेजकों के विशेष गुट, उसके उत्तेजकों के विशेष गुट कौन थे? जोन्स और पसंद वाला भोजन के प्रति जो प्रतिक्रिया करता था, उससे उत्पन्न होने की जो अनुबंधन की जो क्रिया थी, जो उनका विशेष गुण था ना, जोन्स और पसंद वाला भोजन था, उसके प्रति जो क्रिया करता था, उससे एक नई उत्तेजक यानी कि खरगोश की तरफ प्रतिस्थापित हो गई। यानी कि उससे खरगोश भी अच्छा लगने लगा। आधार वाक्य क्या है कि एक उत्तेजक प्रतिमान एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है तो दोबारा होगा, तो प्रतिक्रिया को उत्पादित करेगा समीपता के आधार पर। पुस्तक कौन सी है? दी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पुस्तक है। दूसरी पुस्तक का नाम है दी साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दी साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट वाली पूछी जा गई है 1-2 बार एग्जाम में। अभिप्रेरणा स्वीकार नहीं किया। किसने? गुथ्री महोदय ने अभिप्रेरणा को स्वीकार नहीं किया। वह पुरस्कार व दंड की भी उन्होंने क्या की? उपेक्षा की। गुथ्री ने बुरी आदतों को दूर करने की 3 विधियाँ अपनाई। एक है सीमा विधि, जिसे देहली विधि भी कहते हैं। भय, क्रोध, कम अवांछनीय अनुक्रिया को उत्पन्न करने
उद्दीपन की तीव्रता को दहलीज से नीचे करके उपस्थित किया जाता है। उद्दीपन की तीव्रता दहलीज से ऊपर होने पर अनुक्रिया नहीं होती। थकान विधि अवांछनीय अनुक्रिया को बार बार करवाना, जो अवांछनीय अनुक्रिया उनको बार बार करवाना ताकि उस अनुक्रिया को दोबारा न कर पाए, इतना थक जाए तो थकान हो जाएगी, तो थकान विधि। तीसरी विधि है, तीसरे नंबर की परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। परस्पर जो विरोधी उद्दीपन विधि है, अवांछित अनुक्रिया को उत्पन्न करने वाले उद्दीपक को उपस्थित किया जाता है। अनुक्रिया कुछ समय बाद विरोधी उद्दीपक के साथ संबंधित हो जाती है। कॉलेज छात्रा पर प्रयोग किया आवाज़ के कारण अध्ययन नहीं कर पा रही थी। ऐसी आवाज़ होने पर मनोरंजक उपन्यास पढ़ना प्रारंभ किया। कई बार करने पर उसका ध्यान भंग होना बंद हो गया। तो 3 विधियाँ कौन कौन सी है? एक तो है सीमा विधि, जिसे देहली विधि भी कहते हैं। गुथ्री ने बुरी आदतों को दूर करने की 3 विधि अपनाई थी। सीमा विधि, जिसे देहली विधि कहते हैं। फिर दूसरी है थकान विधि, तीसरी है परस्पर विरोधी उद्दीपन विधि। अब है व्यवहारवाद व संज्ञानवाद में क्या डिफरेंस है दोनों में? व्यवहारवाद और संज्ञानवाद। तो व्यवहारवाद जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 सिद्धांत हमने पढ़ लिए। उसके बाद संज्ञानवाद आएगा। तो संज्ञानवाद व्यवहारवाद दोनों में क्या डिफरेंस है? तो विषय वस्तु। व्यवहारवाद में जो विषय वस्तु है, व्यवहार, अनुभव, अभ्यास, उद्दीपक, अनुक्रिया, पुनर्बलन और प्रशिक्षण को महत्व दिया जाता है। संज्ञानवाद में मानसिक क्रिया को, यानी कि संवेदना, प्रत्यक्षीकरण, जूना, समस्या, समाधान, सूचना, संगठन, आत्म अनुभूति को इम्पोर्टेंस दिया जाती है। और यहाँ पर है व्यवहारवाद में अधिगम। अधिगम जो होता है अभ्यास से उद्दीपक के द्वारा अनुक्रिया के संबंध से यंत्रवत, यानी कि क्रमिक रूप से होता है। और यहाँ पर जो अधिगम है वो सूचना संगठन से, आकस्मिक यानी कि अचानक, व अवबोध से यानी कि ज्ञान से होता है। अनुबंधन, पुनर्बलन को अधिगम का कारण माना। यहाँ पर अधिगम समस्या समाधान की प्रक्रिया मानी। पशु के प्रयोग पर बल दिया किसने? व्यवहारवादियों ने पशु प्रयोग पर बल दिया, जबकि संज्ञानवादियों ने मानव के प्रयोग पर बल दिया। संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। संज्ञानात्मक सिद्धांत व्यक्तियों में श्रम के प्रति व वातावरण के प्रति विवेक किस प्रकार विकसित होता है। विशेषताएं, बोध को महत्व दिया, विवेक को महत्व दिया और दृष्टि पर बल दिया। अधिगम जटिल प्रक्रिया माना। संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन। 3 प्रकार की प्रक्रिया मानी, विभेदीकरण, सामान्यीकरण, पुनर्संरचना। अधिगम सक्रिय व गतिशील। इसमें अधिगम जो होता है एक्टिव व गतिशील होता है। उपागम संपत्ति का निर्माण किया। समस्या समाधान, तर्क, चिंतन, प्रत्यक्षीकरण, कल्पना व समस्या का समाधान, मनोविज्ञान का केंद्र माना। आत्मगत अनुभूति या संज्ञान को माना। आत्म पुनर्बलन व सूचना संसाधन पर बल दिया। क्लासिकी संज्ञानवादी कौन कौन है? तो क्लासिकी संज्ञानवादी हैं वर्दीमर, कोहलर, कोपका, पियाजे, टोलमैन, लेविन। और आधुनिक संज्ञानवादियों में भी 2 प्रकार के, एक तो क्लासिकी संज्ञानवादी वर्दीमर, कोहलर, कोपका, पियाजे, टोलमैन, लेविन। और आधुनिक संज्ञानवादी में आसुबेल, फिर ब्रूनर, बांडुरा, नॉर्मैन, बॉल्स, बिंड्रा। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया कोहलर ने। कुर्ट लेविन ने क्षेत्र सिद्धांत दिया। पियाजे ने संज्ञानात्मक दिया। बांडुरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया। गेने ने अधिगम के सोपान दिए। और टोलमैन ने चिह्न अधिगम दिया। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में इनकी पुस्तक है बाल चिंतन की भाषा। कथन क्या है? बालक वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए समझ का विकास करता है। प्रयोग किस पर किया? लॉरेंट ल्यूसीन जैकलिन। ये क्या है? बच्चे हैं। लॉरेंट ल्यूसीन जैकलिन बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किया है। पुस्तकें हैं 6 साइकोलॉजी ऑफ स्टडीज़। दूसरी बुक का नाम है कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस, द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को देन क्या है? जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को क्या देन है? तो निम्न से उच्चतर चलता है संज्ञान। मानव विकास के 3 पक्ष होते हैं, जैविक परिपक्वता, भौतिक वातावरण अनुभव, सामाजिक वातावरण से प्राप्त अनुभव। 3 पक्षों में संतुलन तथा संज्ञानात्मक संरचना में परिवर्तन जो होता है वो स्कीमा होता है। तीनों पक्षों में जो संतुलन होता है ना, जैविक यानी शारीरिक, भौतिक और सामाजिक, तीनों पक्षों में जो संतुलन होता है तथा संज्ञानात्मक संरचना, जो संज्ञान है, जो बोध है, जो समझ है, उसमें परिवर्तन होना ही क्या है? स्कीमा है। जीन पियाजे ने बुद्धि को अर्जित योग्यता बताया है, यानी कि बुद्धि जो है अर्जित करने की योग्यता बताया है। अनुकूलन प्लस संगठन की प्रोसेस को बताया है। संगठन स्कीमा या बौद्धिक संरचना के समवित रूप को क्या कहा? संगठन कहा।
स्कीमा क्या होता है? स्कीमा व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यवहार का तरीका या ढंग होता है। जो व्यक्ति है या वस्तु है उसके प्रति कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसका तरीका कौन सा है, यही स्कीमा होता है। जिंदगी के विशेष पहलू या क्षेत्र के बारे में सूचनाओं की संगठित संरचना स्कीमा होती है। दो प्रकार की व्यवहारात्मक स्कीमा, शारीरिक क्रिया से द्वारा, जैसे हम किसी का व्यवहार देखकर, बोलने, चलन, उसकी वेशभूषा, उसका बोलने का तरीका, ये व्यवहारात्मक स्कीमा शारीरिक क्रिया से हो गया। ज्ञानात्मक यानी कि मानसिक क्रिया से, मतलब उसके बोलने की नॉलेज, उसके समझने का तरीका, ये मानसिक क्रिया होती है। स्कीम्स क्या होते हैं? तो व्यवहारों का संपठित पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है। जैसे बालक स्कूल में प्रतिदिन ड्रेस पहनना, जूता पहनना, टाई लगाना, स्कूल डेली जाना, नहाना धोना, वे सब स्कीम्स में आते हैं। जो डेली के रूटीन होते हैं, जो डेली आदतें होती हैं, वो स्कीम्स कहलाते हैं। जबकि स्कीमा अलग है। स्कीमा क्या है? व्यक्ति या वस्तु के प्रति व्यवहार का तरीका या ढंग स्कीमा होता है। अनुकूलन परिवेश के साथ साथ पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के द्वारा योजना बनाना अनुकूलन होता है। इसमें क्रिया होती है आत्मीकरण, समावेशीकरण, पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान व विचार को जोड़ना, समायोजन, नई योजना बनाना या पुरानी को संशोधित करना, पुरानी स्कीमा की कामना करने पर पुरानी के साथ समायोजन करना। संतुलीकरण, समावेशीकरण व समायोजन में संतुलन, नई स्कीम्स विकसित करना व पुरानी स्कीम में परिवर्तन करना। संरक्षण, वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने व समझने की क्षमता संरक्षण कहलाती है। विकेंद्रण, वास्तविक व वस्तुनिष्ठ रूप से सोचना विकेंद्रण कहलाता है। अवस्थाएं कौन कौन सी दी हैं? तो अवस्थाएं दी हैं ज्ञानात्मक। पहली अवस्था है ज्ञानात्मक, जिसको क्रियात्मक कहते हैं, संवेदनात्मक कहते हैं, संवेद पेशीय बोला जाता है। अवस्था है 0 से 2 वर्ष की अवस्था को ज्ञानात्मक। इसकी 6 उपवस्था हैं। पहली अवस्था है प्रतिव्रत सहज क्रियाओं की अवस्था, जन्म से 30 दिन होती है और इसमें बच्चा ज़्यादातर चूसता है, यानी कि अपनी अंगुलियों को चूसता रहता है। दूसरी स्टेज है प्रमुख व्रतीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, 1 से 4 माह तक होती है। इसमें होती है क्रिया, वही क्रिया को दोहराता है यहाँ पर। तीसरी स्टेज होती है गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, यहाँ पर प्रमुख वृत्तीय थी, यहाँ पर गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था। 4 से 8 माह यहाँ पर पलटना, पकड़ना, छूना, किसी भी चीज़ को पलटता है, पकड़ता है, छूते हैं। फिर आती है चौथी स्टेज गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, 8 से 12 माह होती है। छुपा देने पर, कोई चीज़ को अगर छुपा दोगे तो उस पर खोजना, खिलौने, अनुकरण प्रारंभ करने लग जाता है। यहाँ पर बच्चा जो होता है वो 8 से 12 माह पर अनुकरण प्रारंभ करने लग जाता है। तो इसकी ज्ञानात्मक जो स्टेज है 0 से 2 वर्ष की, उसमें 6 उपवस्थाएं। पहली हो गई प्रतिवर्त सहज, जन्म से 30 दिन प्रमुख। फिर दूसरी हो गई प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, फिर गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, फिर गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था। 5वीं स्टेज है तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, 12 से 18 माह है। सारी क्रियाओं को अभिरुचि कम हो जाती है। फिर 6ठी है मानसिक संयोग के द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था, 18 से 24 माह। वस्तु स्थायित्व की प्रवृत्ति का प्रारंभ होना। तो पहली हमने पढ़ी ज्ञानात्मक, जिसमें 6 स्टेज है। ज्ञानात्मक की 6 स्टेज है। प्रतिवर्त सहज, प्रमुख वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौण वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था, गौण स्कीमेटा के समन्वय की अवस्था, तृतीय वृत्तीय प्रतिक्रियाओं की अवस्था और मानसिक संयोग के द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। अब है दूसरी स्टेज है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक होती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था कहते हैं इसको। प्राक संप्रत्यात्मक अवधि 2 से 4 वर्ष तक, और अंतःदर्शी अवधि होती है 4 से 7 वर्ष। प्राक संक्रियात्मक अवस्था की भी 2 उपवस्था हो जाती है, इनकी प्राक संप्रत्यात्मक अवधि और अंतर्दर्शी अवधि। विशेषताएं क्या क्या है इसकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था की है? सूचकता का विकास हो जाता है, संकेत चिन्ह का विकास, स्वांग करना, नकल करना, खेल नाटक करना। बच्चे 2 से 3 वर्ष में बहुत ज़्यादा स्वांग करते हैं, नकल करते हैं, नाटक करते हैं, कहानी या गीत सुनने का उल्लास होता है उनमें। मौखिक भाषा का विकास हो जाता है। सीमाएं क्या है? आत्म केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म जिसे बोला जाता है, स्वयं के अलावा दूसरों को समझ नहीं पाना। इस समस्या को 3 पर्वतों की समस्या के रूप में भी जाना जाता है। आत्म केंद्रित अवस्था को 3 पर्वतों की समस्या के रूप में भी जाना जाता है। इसमें बच्चा मतलब खुद को स्वयं को ही अपने आप में ईगो समझता है कि। फिर दूसरी स्टेज है इसमें आत्म केंद्रित हो गया। फिर जीववाद, एनिज्म, जिसको इंग्लिश में एनिज्म कहा जाता है। निर्जीव वस्तुओं में, जो निर्जीव वस्तु होती हैं उनमें जीवन के गुण होना, जैसे सूर्य बादलों पर क्या है? नाराज हैं, इस प्रकार से बातें करते हैं। जैसे पेड़ चल रहे हैं, पेड़ दौड़ रहे हैं, इस प्रकार से स्वयं से बातें करना।
आत्म केंद्रित चिंतन, केंद्रीकरण, अहम भाव का होना, ये प्राक संक्रियात्मक अवधि में आती है। फिर आती है अंतर्दर्शी अवधि। क्या है अंतर्दर्शी जो अवधि है, जोड़ घटाव। अंतर्दर्शी अवधि होती है ना जो 4 से 7 वर्ष तक होती है, उसमें बच्चा जोड़ करना, घटाव, गुणा करना, भाग करना, चिंतन सहज हो जाता है, सामाजिक रुचियों का विकास होता है, अल पलटन का दोष होता है, विपरीत प्रक्रिया होती है। फिर तीसरी स्टेज है ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहली कौन सी पढ़ी? ज्ञानात्मक। दूसरी कौन सी पढ़ी? प्राक संक्रियात्मक अवस्था। अब तीसरी स्टेज है ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 12 वर्ष तक होती है। 7 से 12 वर्ष में बच्चे मूर्त रूप में चिंतन करते हैं, तरल भार का, लंबाई का, तत्व संरक्षण का समाधान खोजते हैं, पंक्तिबद्धता का विकास हो जाता है, दिशाओं का ज्ञान हो जाता है, यथार्थ का ज्ञान, विकेंद्रीकरण प्रारंभ हो जाता है, स्थानिक सोच होती है, स्थान का, विस्तार का, दिशा का, नक्शों की समझ होने लगती है। कमी केवल ठोस मूर्त प्रत्यक्ष वस्तु पर चिंतन कर पाना, ये उनकी क्या होती है? कमी होती है। अब चौथी स्टेज है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक कर दो या संक्रिया अवस्था कर दो। 12 वर्ष के बाद जो होती है, 12 वर्ष से और वयस्कावस्था तक औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चलती है। चिंतन में पूर्ण कर्मबद्धता होती है, विकेंद्रण, पूर्वतः विकसित प्रयोग के द्वारा सीखना, परिकल्पनिक, निगमन, तर्क का विकास, तर्क, गणितीय संप्रत्यों का विकास होने लगता है, तार्किक चिंतन होने लगता है बच्चों में 12 वर्ष के बाद में। मूर्त व अमूर्त दोनों प्रकार की मूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। औपचारिक चिंतन होता है जिसे सृजनात्मक कहते हैं, योजनाबद्ध चिंतन होने लगता है, निगमन, तर्क होता है, मौलिकता आने लगती है। तो इस प्रकार से हमने आज जीन पियाजे का ये हो गई 4 स्टेज बताई है, इसमें 4 अवस्थाएं बताई हैं। जीन पियाजे ने कौन सी अवस्थाएं बताई हैं? 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली हो गई ज्ञानात्मक, जिसको संवेदनात्मक कह दो या संवेद पेशीय अवस्था कह दो, जिसकी 6 स्टेज है। प्रतिवर्त सहज, प्रमुख वर्तीय, गौण गौण स्कीमेटा, तृतीयवर्तीय प्रक्रियाओं की अवस्था, मानसिक संयोग के द्वारा नए साधनों खोज करना। फिर दूसरी अवस्था है, पहली तो हो गई संवेदनात्मक, फिर दूसरी है प्राक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, तीसरी है ठोस या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष, और जो है ना उसके बाद की अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से वयस्क अवस्था तक औपचारिक संक्रिया। तो 4 अवस्थाओं की इन्होंने प्रयोग किया है, 4 अवस्थाओं तक, और 4 अवस्थाओं तक इन्होंने सिद्धांत बताए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर कल आएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत।